हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या जो है हाइगेंस महोदय ने अपने द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर की थी। और ये दोनों जो प्रश्न हैं हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या जो थी पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी। तो देखिए, जब हम परावर्तन की व्याख्या करते हैं तो परावर्तन की व्याख्या करने के लिए हमें परावर्तन के दोनों नियम ज्ञात होने चाहिए। हम उन्हीं नियमों की उत्पत्ति कर देंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर, बस परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, तो परावर्तन के दोनों नियम कौन कौन से थे पहले हम ये जान लेते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, मार्कर कहाँ है भाई? ठीक, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा क्या था? आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, तो जो परावर्तन होता है, परावर्तन के लिए जो हम पृष्ठ लेते हैं भाई, जो हमारा पृष्ठ होता है, जैसे ये हमने पृष्ठ लिया तो हमारा जो ये पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ हमारा एक परावर्तक पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। तो हमने माना भाई कि ये जेड और जेड डैश हमारा परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ इसलिए लिए कि इसमें प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश का अपवर्तन ना हो। तो ये जेड जेड डैश एक हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। इस परावर्तक पृष्ठ पर दो प्रकाश किरणें, एक हमने दिखाई ये हमारी प्रकाश किरण हो गई और एक हमने दिखाई इसी के समांतर एक दूसरी प्रकाश किरण हो गई। ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे के क्या है? समांतर। ठीक, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे पर एक जो है परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई। बिना स्केल के लाइन जो होती है मजेदार नहीं खींचती भाई। ठीक, तो ये हमारी दो आपतित किरणें हैं जो परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश के बिंदु ए तथा ए डैश पर आपतित हो रही हैं। ठीक, ये आपतित हुई तो यहां पर इसके अभिलंबवत हम कोई पृष्ठ खींच दें भाई। जैसे इसके अभिलंबवत हमने यहां पर पृष्ठ खींच दिया। ठीक, ये पृष्ठ इस तरीके से खींचा है इस प्रकाश किरण पर कि ये आपको अभिलंबवत लगे, है ना। ये हमारा जो पृष्ठ है, बन नहीं रहा फिगर आज, तो इसके लिए हम जो पृष्ठ लेते हैं वो परावर्तक पृष्ठ होता है। जैसे ये हमने पृष्ठ ले लिया, जेड जेड डैश एक हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक, इस पर हमने दो रेखाएं दिखाई, एक हमारी ये प्रकाश किरण हुई और एक हमारी ये दूसरी प्रकाश किरण हुई। ठीक, ये दोनों प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर आपतित हुई। कैसे? तिरछा आपतित हुई। तो यहां से हम इस पर अभिलंब डाल दे भाई, ये अभिलंब, क्योंकि ये दो प्रकाश किरणें थी समांतर प्रकाश किरणें, तो समांतर प्रकाश किरणों पर जो अभिलंबवत रेखा खींचते हैं, ठीक, वो हमारी तरंगाग्र कहलाती है। हमने पढ़ा था द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत में जो तरंगाग्र की दिशा होती है वो तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत होती है। ठीक, तो यहाँ पर ए बी, ये ए और ये बी, ए बी एक हमारा तरंगाग्र हो गया जो अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर आपतित होता है। कैसे? तिरछा आपतित होता है। देखते हैं पहले ये कितना कोण बनाते हुए आपतित होता है। इसके लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। जैसे ये हमने इस पर एक अभिलंब खींच दिया। जब ये अभिलंब खींचा तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कितना होगा? आई। आपतन कोण कहलाता है भाई। देखो, ये जो परावर्तक पृष्ठ था ये पूरा आपका 90 था। इसमें मार्कर की नोक ध्यान दीजिए, ये पूरा कोण आपका 90 था क्योंकि तरंगाग्र तरंग संचरण के अभिलंबवत होता है, 90 बना। ये कोण आई था तो ये आपका कितना होगा भाई? 90 माइनस आई हो जाएगा, होगा। ध्यान दो भाई, ये पूरा कोण आई था, ये पूरा कोण 90 है तो ये भी कोण कितना आएगा? 90 माइनस आई। देखो, ये इसकी दृष्टि से आया है
और ये इसकी दृष्टि से आया है। ठीक, इस कोण की वैल्यू निकालें तो ये आपकी एक पूरी ऋजु रेखा है, ये आपकी पूरी क्या है, ऋजु रेखा है। और जो ऋजु रेखा पर बना जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन तीनों का हम चारों कोणों का योग निकाल लें, 9 - i प्लस आई प्लस 9 - i प्लस का x बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से प्लस का i से i कटेगा, यहाँ से 90 90 180 हो जाएगा, x बराबर 180 डिग्री, ये 90 डिग्री 180 होगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। ठीक, ये प्लस का x है, इधर ये माइनस i था, उधर जाएगा प्लस i। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, i। ये कोण भी आपका कितना हो गया, i। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक तरंगाग्र जो AB था वो z डैश पर I कोण बनाते हुए आपतित हुआ। तो देखिए, जब तरंगाग्र किसी बिंदु पर आपतित होगा तो वहां पर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगेंगे। माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और जब माध्यम के कण कंपन करते हैं तो इन कंपन करते हुए कणों से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो माध्यम में प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग से संचरित होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बिंदु ए है, कौन सा बिंदु ए, बिंदु ए से हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जो माध्यम में v वेग से संचरित होंगी, जो माध्यम में v वेग से संचरित होंगी। तो हम समझते हैं कि ए से जो हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं वो v वेग से, और कितना समय ले लें, t समय। तो यहाँ से जो ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती वो v वेग से चलती हैं। तो हम अगर देखें कि ये t समय में कितनी दूरी तय करेंगी, कितनी दूरी तय करेंगी, ये दूरी अगर हम AB डैश मान लें, कितना मान लें कि हमने माना कि जो ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती वो v वेग से t समय में AB B डैश पर पहुंचती हैं। कहाँ पर, B डैश। अभी B डैश हम यहीं कहीं मान लेंगे। ठीक, जैसे हमने मान लिया कि ये B डैश हमारा बिंदु यहाँ पर है, B डैश पर पहुंचती हैं। तो यहां से भैया A से B डैश के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर हम पढ़ते हैं चाल गुणे समय, पढ़ते हैं भाई। तो चाल भाई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो A से चलती हैं, ठीक, B डैश पर कितनी दूरी तय करके, कितनी चाल से, V चाल से, कितने समय में, T समय में। तो AB डैश का मान कितना हो जाएगा, VT आ जाएगा भाई। यहां से चाल गुणे समय से AB डैश किसके बराबर हो गया, VT के बराबर हो गया। ठीक, अब A से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं t समय में vt दूरी तय करके कहां पहुंचेंगे, b डैश पर। उतने ही समय में, समय हम उतना ले लें t समय में, कितने समय में, t समय में। b से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी वो भी तो v वेग से चलेंगी, वो v वेग से चलकर t समय में, कितने समय में, t समय में कितनी दूरी तय करके हम मान लेते हैं a डैश पर पहुंच जाती हैं। कहां पर, a डैश पर पहुंच जाती हैं। तो यहां से हम अगर a डैश b का मान निकालें, किसका, a डैश b का, तो a डैश b की अगर दूरी निकालेंगे तो a डैश v, भाई b से जो द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी v वेग से चलेंगी, कितने समय में, t समय में। तो ab डैश का a डैश b का भी मान कितना हो जाएगा, vt हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे देखो हम क्या करते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, आगे समझो भाई। यहां से क्या होगा, अब हम ab डैश की दूरी vt आ गई, ab डैश v दूरी लेकर हम बिंदु A से प्रकार मारकर एक चाप लगा देंगे। इस चाप को बिंदु A डैश से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। देखो ये रेखा खींच दी। ठीक, इसको भी क्या किया, यहां से मिला दिया। समझो भाई, ये अभिलंबवत है ना, ये कोण आपका बनेगा 90, ये भी लंबवत थी, ये भी कोण बनेगा 90। थोड़ा फिगर आप समझिए। अब बात समझो भाई, यहां पर जैसे ये प्रकाश किरण थी, आपतित हुई थी, तो यहां से भी इसी के संगत अभिलंब डालते। तो अगर ये यहां से देखो, ये परावर्तित तरंगाग्र अगर देखो, जैसे यहां से लंब डाला था, तो यहीं से अगर कोई प्रकाश किरण इसके समांतर और आती, यहां से लंब डालते भाई, ये जैसे ये भी तरंग इसी के समांतर आती तो ये लंब डालते, ये भी तो तरंग संचरण को दर्शाता। तो यहां से अगर अभिलंब डालते भैया, जैसे ये कोण सपोज दैट मान लेते r होता, कितना होता, r। ठीक, तो ये r होता तो ये भी आपका 90, ये जो पूरा कोण आता भैया ये हमारा आ जाता r। कैसे आता, ऐसे ही प्रूव करते, ये 90 था, ये 90 माइनस r हो जाता, ये 90 था, ये 90 माइनस r आ जाता। सब निकालते, ये y जैसे मान लेते, y की वैल्यू निकालनी है, इसको y मानते, तो वही लिखते। यहाँ पर जहाँ x है, x के स्थान पर कितना लिखते, y, ये r, ये कितना होता r,
ये आपका कितना होता है, आर से आर कट जाता है एक, आर से आर, ऐसे इधर आर आ जाता है एक, है ना। तो वाई बराबर किसके आ जाता है, आर के। इसी से हम इसको आर निकाल लेते हैं। ठीक, अब बात समझो भाई हमारी, यहाँ से ये आर हो गया पूरा कोण, ये कितना हो गया, आर। अब हम लोगों ने पढ़ा है भाई, यहाँ से अब दो त्रिभुज हम लेंगे। एक त्रिभुज हम लेंगे ए बी डैश ए डैश। ठीक, पहले हम त्रिभुज किसकी बात करते हैं, ए बी डैश ए डैश में अभिलंबवत था। ये कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक, कोण के सामने की भुजा, जैसे ये हम पूरा कोण ले रहे हैं, देखो ये कोण, इस त्रिभुज के लिए ये कोण ले रहे हैं, ये पूरा आई आया था हमारा। ठीक, इस कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो कोण आई के सामने की भुजा क्या है, ए डैश बी, क्या है आपकी, ए डैश बी। ठीक, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है आपकी, ए डैश। ये किसका कार्य करेगी, कर्ण का। ठीक, तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, साइन थीटा का होता है। इसको दिखाने के लिए मैं आया था, इसको मिटा दें। ठीक, हम ले ले भाई समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में आपको लंब दिया है, तो साइन आई बराबर, देखो आई है, आई के सामने की भुजा क्या है, ए डैश बी, ए डैश बी लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा ए डैश, ए डैश इसका हो गई कर्ण। ठीक, ये किसकी बात आई, त्रिभुज ए बी ए डैश की, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखो दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं हम, त्रिभुज नंबर 2 में जाते हैं, ए बी डैश ए डैश। ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डैश ए डैश में। ये आपका आर है, इसके सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा क्या है, ए बी डैश। ठीक, क्या है, ए बी डैश। ये आपका कोण 90 है, 90 के सामने की भुजा क्या है, ए डैश। तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे भाई, इसमें लंब और कर्ण के संबंध में साइन आर बराबर, आर के सामने की भुजा लंब, लंब इसका क्या हो जाएगा आपका, ए बी डैश, ए बी डैश बटे कर्ण इसका क्या होगा, ए डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर देखो भाई, जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम भाग करेंगे, कैसे करेंगे, बाएं पक्ष को बाएं में, दाहिने को दाहिने में, कितना होगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी डैश अपान ए डैश। इस पूरे का बटा कितना होगा, ए बी अपान ए डैश। ये क्वांटिटी क्या होगी, पलट जाएगी। ठीक, पलटेगी, ये कितना हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना लिखेंगे, ए बी डैश अपान ए डैश गुणे, ये पलट के ऊपर जाएगा, ए डैश अपान कितना, ए डैश अपान भाई ये क्या लिखे हो, आर में ना ए बी डैश है ये। ठीक, अपान नहीं यार, साइन आई की वैल्यू, साइन आई है ना, साइन आई की वैल्यू क्या है, ए डैश बी अपान ए डैश, साइन आर की वैल्यू ए बी डैश अपान ए डैश, यही गड़बड़ हो जाता, ए डैश, और ये ए बी डैश नीचे रह जाएगा, ए बी डैश। देखो ए डैश से ए डैश कट जाएगा। ठीक, ये हमारा आया साइन आई अपान साइन आर बराबर ए डैश बी का मान, ए डैश बी का मान वी टी, और ए बी डैश का मान वी टी। यहाँ से वी टी से वी टी कटेगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, साइन आई बराबर साइन आर, दोनों तरफ साइन साइन हट जाएगा, आई बराबर आई आर। आई आपका कौन सा कोण है, आपतन कोण, और आर आपका कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर हो गया अपवर्तन कोण, दूसरा नियम हो गया। ठीक, पहला नियम देखिए, आपतित तरंगाग्र, ये जो ए बी डैश होगा ये आपका परावर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहाँ हैं,
एक ही तल में है। तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण का मान जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम थे और ये हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर हो गई भाई प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ठीक, अब जैसे ये लिखने के लिए आएगा तो आप कैसे लिखेंगे परीक्षा में। ठीक है, हमने माना भाई कि जेड डैश एक हमारा परावर्तक पृष्ठ था। इस परावर्तक पृष्ठ पर एक तरंगाग्र AB जो है तिरछा आपतित होता है। जब तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, हम मान लें समय t बराबर 0 पर तरंगाग्र आपतित हुआ, तो बिंदु A से सबसे पहले जहां पर तरंगाग्र आपतित होगा वहां के माध्यम के कण कंपन करेंगे, जिससे A से भाई A पर जो माध्यम के कण होंगे वो कंपन करेंगे। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक कंपन करता हुआ कण एक नए स्रोत की भांत व्यवहार करता है, जिससे हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। तो जैसे ही तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होगा, परावर्तक पृष्ठ जेड डैश के बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जो माध्यम में v वेग से संचरित होंगी, माध्यम में v वेग से संचरित होंगी। अब जैसे ही A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, माध्यम में v वेग से संचरित होंगी, तो v वेग से t समय में vt दूरी तय करके, कितनी दूरी, vt दूरी तय करके बिंदु B डैश पर पहुंचेंगी। उतने ही समय में बिंदु B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं v वेग से t समय में vt दूरी तय करके बिंदु A डैश पर पहुंचेंगी। इतना लिख लेंगे फिर AB डैश बराबर v गुणे t। ये और समझ में आई कैसे लिखा कि माना एक तरंगाग्र AB परावर्तक पृष्ठ जेड डैश पर तिरछा आपतित होता है। जब तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है तो सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ जेड डैश के बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो माध्यम में v वेग से संचरित होती है। A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं v वेग से t समय में vt दूरी तय करके बिंदु B डैश पर पहुंचती हैं। उतने ही समय में बिंदु B से निकलने तरंगाग्र के सिरे B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं v वेग से t समय में vt दूरी तय करके बिंदु A डैश पर पहुंच जाती हैं। ये पूरी प्रक्रिया लिखेंगे। ठीक, अब आगे लिखेंगे जैसे जैसे तरंगाग्र, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, प्रकार में AB डैश की दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, B डैश पर चाप लगाएंगे, फिर इस बिंदु B डैश को A डैश से मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब जैसे जैसे तरंगाग्र AB परावर्तक पृष्ठ जेड डैश के बीच स्थित बिंदु A डैश के बीच टकराएगा, इनसे निकल द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जो माध्यम में आगे बढ़ेंगी और जो खींचा गया पृष्ठ A डैश B डैश है इससे समान कला में या एक साथ स्पर्श करेंगी। A डैश जो तरंगाग्र AB जो है A डैश के बीच टकराएगा, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और ये सारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर जो A डैश B डैश खींचा गया पृष्ठ है इस पर एक साथ एक समान कला में पहुंचेंगी। जब एक साथ एक समान कला में पहुंचेंगी तो A डैश B डैश जो होगा एक हमारे परावर्तित तरंगाग्र का की भांति व्यवहार करेगा। A डैश B डैश किसकी भांति व्यवहार करेगा, एक परावर्तित तरंगाग्र की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, फिर हम इसमें ये दिखा देंगे। ये दिखाने के बाद I बराबर R हो गया, लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आप एक बार में नहीं समझ पाएंगे तो वीडियो को आप पुनः शुरुआत से देख लेंगे, आपकी समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक इसका हम पढ़ रहे हैं हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर प्रकाश के ये परावर्तन की व्याख्या थी। अब हम करेंगे अपवर्तन की व्याख्या। ठीक, रिफ्लेक्शन की हो गई, अब रिफ्रैक्शन की होगी कि अपवर्तन की व्याख्या। देखिए भाई, जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए हमें अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करना होगा। ठीक, तो अपवर्तन के नियम क्या होते थे, अपवर्तन के नियम में हमने पढ़ा था एक हमारा होता है स्नेल का नियम। ठीक, पहला नियम क्या था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा था आपतन किन्हीं दो माध्यमों में एक ही वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है। ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, वो इस रूल में पढ़ा था। तो यहाँ से हम बनाएंगे भाई
हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो हम अपवर्तन के नियम की उत्पत्ति कर देंगे, बस अपवर्तन की व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हम एक पृष्ठ लेंगे, वो पृष्ठ हमारा अपवर्तक पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? वह पृष्ठ जो दो माध्यमों को पृथक करता है। ये हमने माना जेड डैश हमारा एक अपवर्तक पृष्ठ है। ये इसके पहली ओर के माध्यम का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं, पहली ओर का माध्यम 1 है, दूसरी ओर का माध्यम 2 है। एक आपका विरल है और दूसरा मान लेते हैं हमारा कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। ठीक, समझो भाई। अब यहाँ से हमारी दो तरंगे उसी प्रकार की, एक तरंग आपकी ये हो गई और एक आपकी तरंग ये हो गई, इस पृष्ठ पर आपतित हुई। ठीक, दो हमारी समतल तरंगे जो हैं, अपवर्तक पृष्ठ, ये हमारा पृष्ठ कैसा है? अपवर्तक है। अपवर्तक पृष्ठ जेड डैश पर आपतित होती है। ठीक, जब आपतित हुई तो यहां पर हम तरंगाग्र खींच देते हैं भाई, ये हमारी अपवर्तित किरणें हुई, आपतित किरणें। ठीक, तो तरंगाग्र क्या होता है? अपवर्तक पृष्ठ से जो खींचा गया होता है भैया। देखिए, अपवर्तक पृष्ठ, ये जो तरंगे होती हैं, जो तरंगाग्र होती है उसकी दिशा तरंग संचरण के अभिलंबवत होती है, अर्थात यहां से हम लंब डाल दें। ये जो लंब हो जाएगा ए बी, ए और बी, ए बी हमारा क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक, देखो इसकी दिशा ये कितने डिग्री कोण बना रही है? 90 बना रही। उसी प्रकार जैसे उसमें निकाला था, इस पर लंब डाल देते। ये हमारी भैया आपतित किरण होती, ये कोण आई होता, ये कोण भी आपका आई हो जाता। पिछला वाला वीडियो देख लेंगे कैसे प्रूव किया था। ये कोण आई था, ये पूरा आपका 90 माइनस आई होगा क्योंकि ये अभिलंबवत थी भाई। ये कोण आई था, ये इतना 90 होता है, 90 माइनस आई, तो ये पूरा विजुरेखीय कोण है 180 होता, तो ये आपका आई आ जाता। ठीक, ये हमने प्रूव किया है पिछले वीडियो में, आप देख लेना। तो नहीं, इसी में परावर्तन में प्रूव किया है। ये हो गया आपका आई। ठीक, अब देखिए भाई, जैसे ही तरंगाग्र ए बी टकराएगा, यहाँ से देखिए माध्यम 2 हो गए, एक माध्यम 1 है, एक माध्यम 2 है। माध्यम 2 हमारा सघन है, माध्यम 1 हमारा कैसा है? विरल है। ठीक, तो जब माध्यम बदलता है तो तरंगों की चाल भी बदल जाती है। माध्यम 1 में हम मान लें तरंग की चाल v1 है, और माध्यम बी जो मान लें हमें, उसमें तरंग की चाल कितनी है? v2 है। अब देखिए, जब तरंगाग्र ए बी पृष्ठ पर टकराएगा तो यहाँ पृष्ठ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। पृष्ठ से हमारी क्या निकलेंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। ये द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम 1 में v1 वेग से और माध्यम v में v2 वेग से संचरित होंगी। माध्यम 1 में किससे जाएंगी? v1 वेग से जाएंगी, और माध्यम 2 में किस वेग से जाएंगी? v2 वेग से जाएंगी। तो सबसे पहले हमारी द्वितीयक तरंगिका जो है ए से, द्वितीयक तरंग जो हमारा बिंदु है ए, अपवर्तक पृष्ठ पर स्थित बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, और ये द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम ए में v1 वेग से और माध्यम बी में 2 में v2 वेग से जाएंगी। तो हम मान लें जो बिंदु बी से ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं वो माध्यम 2 में v2 वेग से t समय में, कितने? v2 वेग से t समय में vt दूरी तय करके यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं भाई, जैसे अभिलंब था। ठीक, तो यहाँ पर हम जैसे मान लिए बिंदु b डैश, कौन सा डैश? b डैश। ए से जो हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं वो माध्यम 2 में, ठीक, v2 वेग से t समय में vt दूरी तय करके कहाँ पहुँच जाती हैं? b डैश पर पहुँच जाती हैं। इसको इससे मिला दें, जैसे b डैश पर पहुँच जाती हैं, यहाँ पर पहुँची। ठीक, कितने वेग से? v2 वेग से t समय में कितनी दूरी तय करके? vt टू t दूरी। भाई चाल बराबर क्या, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणे समय। ठीक, दूरी इक्वल टू कितना होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से कितनी हो जाएगी? दूरी हमने मानी है ए बी डैश, चाल हमारी दूसरे माध्यम में क्या है? v2, समय कितना है? t। तो v2 t दूरी तय करके कहाँ पहुँचेंगे? b डैश पर पहुँचेंगे। उतने ही समय में माध्यम 1 में बिंदु B से हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, और v1 वेग से, किस वेग से? v1 वेग से t समय में। ठीक, v1 वेग से t समय में v1t दूरी तय करके, कितना? v1t। भाई चाल बराबर दूरी गुणे चाल, वो दूरी बराबर चाल गुणे समय से कितनी दूरी? a डैश b दूरी तय करके कहाँ पहुँच जाती हैं? a डैश पर पहुँच जाती हैं। ठीक, तो a से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी वो v2 वेग से t समय में v2t दूरी तय करके b डैश पर पहुँचेंगी।
बी से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी वो v1 वेग से t समय में v1t दूरी तय करके कहाँ पर पहुंचेंगी, a डैश पर पहुंचेंगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, वही पुरानी प्रक्रिया, प्रकार में हम ए बी डैश दूरी लेंगे और ए बी डैश दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। यहाँ से ये चाप लगा दिया, इस चाप को स्पर्श कराती हुई यहाँ से एक रेखा खींच देंगे। समझो भाई बात हमारी, ये रेखा खींच दिया, देखो भाई ये, ठीक है, यहाँ से समझो ये कोण आपका आर होता भाई, कितना कोण होता, आर। देखो भाई ये कोण आर होता, ये अपवर्तित किरण जैसे निकलती इधर, ये कोण अगर आर होता तो ये कोण कितना होता, आर होता। ठीक, ये कोण आपका आर होता, जैसे इसको हमने प्रूव किया वैसे ये भाई, ये आपका लंब था, ये कोण आपका आर है ना, तो ये किरण अपवर्तित हुई इधर, ये तो ये कोण आपका आर है, ये अभिलंब था, ये आपका 90 माइनस आर आता, इधर वाला निकालते ये भी 90 माइनस आर आता, तो ये आपका कोण कितना आ जाता, आर आ जाता। नहीं समझ पाए, देखो ये पूरा कोण आपका कितना है 90, ठीक, तो ये कोण आपका कितना आ जाता 90 माइनस आर, क्योंकि ये आर घट जाता है इससे। ये पूरा कोण आपका कितना है, देखो ये पूरा कोण कितना है 90, ये आर है तो ये कितना आता 90 माइनस आर, तो ये आर आ जाता। ठीक, जैसे उसमें प्रूव किया था उसी प्रकार जेड जेड डैश। अब देखिए भाई यहाँ से स्पर्श कराते हुए रेखा खींच दी। अब ये तरंगाग्र ए बी, ये तरंगाग्र ए बी जो है, जैसे जैसे अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश के बीच स्थित बिंदु ए और ए डैश के बीच टकराता है, ए और ए डैश से द्वितीयक तरंग ए और बी ए बीच से टकराएगा, ए और ए डैश के बीच से टकराएगा, बीच में टकराएगा। यहाँ से हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, जो द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम 2 में v2t दूरी तय करके एक साथ तरंगाग्र ए डैश बी डैश पर पहुंचेंगी, एक साथ समान कला में ए डैश बी डैश पर पहुंचेंगी। तो जब समान कला में ए डैश बी डैश पर पहुंचेंगी तो ये डैश बी डैश जो है वो एक नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा और इस तरंगाग्र को हम कहेंगे अपवर्तित तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक, हम कहेंगे जब ये जो हमारा तरंगाग्र ए बी है अपवर्तक पृष्ठ ए डैश के बीच टकराता है तो इससे हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जो होती हैं द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो माध्यम 2 में v2 वेग से t समय में v2t दूरी तय करके एक साथ ए डैश बी डैश पर पहुंचती हैं, जिससे ए डैश बी डैश एक नए तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, अब यहां से हम पुनः भाई 2 समकोण त्रिभुज लेंगे। ध्यान दीजिए कौन कौन से समकोण त्रिभुज लेंगे। एक हमारा समकोण त्रिभुज होगा, ये 90 था ही भाई, ये 90 है ना। एक हम समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में। देखो ए बी ए डैश में जाओगे भाई, ठीक, ए बी ए डैश में ये 90 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। ए डैश किसका कार्य करेगी, कर्ण का कार्य करेगी। आई आपका लंब है, आई कोण है, इस आई कोण के सामने की भुजा जो ए बी होगी वो किसका कार्य करेगी, लंब का कार्य करेगी। जिस भुजा पर दोनों कोण बने हैं ए बी पर वो किसका कार्य करेगी, आधार का कार्य करेगी। तो हम यहाँ से ले लें साइन आई, क्या ले लें भाई, साइन आई। तो साइन आई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है ए डैश बी और कर्ण आपका कितना है ए डैश। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, ए बी डैश ए डैश में कितना ले लें भाई, साइन आर। साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखो इसका लंब क्या होगा भाई, ये आर है, ठीक, आर के सामने की भुजा क्या है, ए बी डैश। ठीक, 90 के सामने की भुजा ए डैश कर्ण का कार्य करेगी। जिस भुजा पर दोनों कोण बने हैं वो कौन से हैं, ए डैश बी डैश। किसका कार्य करेंगे, आधार का कार्य करेंगे। तो साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा हो जाएगा ए बी डैश बटे ए डैश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर
जब समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे, कैसे, बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। तो समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर ए डैश बी अपान ए डैश, इस पूरे का बटा हो जाएगा ए बी डैश अपान ए डैश। ये क्वांटिटी पलट जाएगी, ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर ए, भैया गड़बड़ हो गया, ए डैश बी है ना, कितना हो जाएगा ए डैश बी अपान ए डैश गुड़े ए डैश अपान ए बी डैश, ए डैश से ए डैश कटेगा, साइन आई अपान साइन आर बराबर, देखो ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी किसके बराबर है, v1t के, और ये किसके बराबर है, v2t के, t से t कटेगा, ये हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर बराबर v1 अपान v2। ठीक, तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत तरंग प्रकाशिकी या तरंग गति के आधार पर हमने पढ़ा था 1 and 2, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो v1 अपान v2 के स्थान पर देखो हम कितना लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर बराबर 1 and 2। ये हमारा हो गया स्नेल का नियम। कौन सा नियम भाई, स्नेल का नियम, और ये हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया। ठीक, तो दूसरा नियम हमारा प्रूफ हो गया। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, देखो आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण हो गई, अपवर्तित सॉरी, और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं। तो ये हमारा अपवर्तन का नियम हो गया। तो हम लोगों ने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की। ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके 2 टॉपिक और बचे हैं, वो आज ही हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक इस चैप्टर का है प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ किसे कहते हैं भाई, ऑप्टिकल पाथ जिसे बोलते हैं। इससे संबंधित भी क्वेश्चन हमारा परीक्षा में पूछा जाता है। प्रकाशिक पथ, बहुत गर्मी है भाई। प्रकाशिक पथ, ऑप्टिकल इसे बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। ठीक, प्रकाशिक पथ क्या होता है? प्रकाशिक पथ बराबर होता है, इसकी अगर हम परिभाषा देना चाहें तो प्रकाशिक पथ बराबर होता है n गुणे t। प्रकाशिक पथ बराबर कितना होता है, n गुणे t, जहां n होता है माध्यम का अपवर्तनांक और d होती है माध्यम में तय की गई दूरी। ठीक, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक तथा उस माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का जो गुणनफल होता है, वही गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशिक पथ कहलाता है। तो प्रकाशिक पथ क्या होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक तथा उस माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का जो गुणनफल होता है, वह गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, माध्यम प्रकाशिक पथ कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने माना भाई एक हमारा माध्यम है, या इसकी दूसरी परिभाषा हम ऐसे भी देते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या कहते हैं कि किसी समयांतराल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी उसी समयांतराल में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के तुल्य होती है, और यही दूरी हमारी प्रकाशिक पथ कहलाती है। ठीक, तो प्रकाशिक पथ की दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है, निर्वात में प्रकाश द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा किसी समयांतराल में
कोई समय ले लें, है ना, किसी समयांतराल में तय की गई दूरी माध्यम में उसी समयांतराल में तय की गई दूरी के तुल्य होती है। तय की गई दूरी के तुल्य होती है और यह दूरी क्या कहलाती है? और यह दूरी प्रकाशिक पथ कहलाती है। यही दूरी क्या कहलाती है? प्रकाशिक पथ कहलाती है। ठीक, अब देखो भाई, हमने माना एक हमारा माध्यम है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल v, ठीक, प्रकाश की चाल कितनी है? v है। माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? n। हमने माना एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक कितना है? n है, और इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v है। जैसे कह दें, माना एक माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कितनी v है, तो हम निकाल लें भाई माध्यम का अपवर्तनांक। अगर माध्यम में प्रकाश की चाल दी हो तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, हम लोगों ने पढ़ा है तरंग प्रकाशिकी के आधार पर माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम c कहते हैं, c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको क्या बोलते हैं? v। ठीक, तो यहां से भाई माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर कितना हो गया? c/v। ओके, माध्यम में हम निकाल लें भाई, माध्यम में, किस माध्यम में? n अपवर्तनांक। n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश द्वारा हम मान लें d दूरी, मान लें भाई प्रकाश द्वारा स्मॉल d दूरी तय करने में लगा समय निकाल लें। स्मॉल d दूरी तय करने में लगा समय, निकाल लें भाई। तो भैया समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। समय बराबर t बराबर दूरी d हो जाएगी, है ना, और चाल क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v। तो t बराबर आ गया d बटे v। ओके, अब देखो t समय में प्रकाश ने माध्यम में इतनी दूरी तय की, अब इसी समय में हम निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी निकाल लें और वही दूरी प्रकाशिक पथ कहलाएगी। अतः हम निकाल लें भाई t समय में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और यही दूरी क्या कहलाएगी? दूरी, ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं प्रकाशिक पथ। यही तो प्रकाशिक पथ कहलाएगी, जो परिभाषा दूसरी हमने लिखी है, प्रकाशिक पथ। निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? या प्रकाशिक पथ इसे कह सकते हैं, या प्रकाशिक पथ बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय से निर्वात में प्रकाश की चाल c, समय t का मान रख दे भाई। ठीक, t का मान रख दे तो प्रकाशिक पथ बराबर कितना आएगा? प्रकाशिक पथ इज इक्वल टू c। t का मान बेटा कितना है? d/v हो जाएगा c/v गुणे d। समीकरण 1 से c/v के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? n। ये प्रकाशिक पथ था भाई, तो प्रकाशिक पथ बराबर c/v के स्थान पर n × d, समीकरण 1 से।
तो प्रकाशिक पथ बराबर कितना आ गया, प्रकाशिक पथ बराबर आ गया n गुणे डी, जहाँ n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, और d है माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो प्रकाशिक पथ की परिभाषा ये भी हम दे सकते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक तथा उस माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का जो गुणनफल होता है वही गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशिक पथ कहलाता है। ठीक है, इस चैप्टर का एक अंतिम टॉपिक है जो हमने आपको पहले भी पढ़ाया है कि टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का अपवर्तनांक पर निर्भरता। ठीक, निकाल लेते हैं भाई, पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में भी। तरंग दैर्ध्य का माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता, के अपवर्तनांक पर निर्भरता भाई ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य माध्यम के अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो भैया जिसे हमने माना निर्वात है, ठीक, निर्वात की बात करते हैं। आप लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल c, आवृत्ति न्यू तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो। कितनी हो, लैम्डा। निर्वात में प्रकाश की चाल c, आवृत्ति न्यू तथा तरंग दैर्ध्य कितनी हो, लैम्डा। तो चाल बराबर होती है, क्या होता है, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, चाल c बराबर न्यू इंटू लैम्डा, समीकरण नंबर 1। c बराबर न्यू अपान लैम्डा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा भाई। ठीक, सेकंड स्थित माध्यम में हम मान ले, देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे पहले क्या था, निर्वात, और दूसरा माध्यम हमारा क्या है, कांच। ठीक, दूसरा माध्यम बदल दिया है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य, दिशा, आयाम सब परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि यह प्रकाश का एक अपना अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक, यहां से हम मान ले भाई, माना प्रकाश निर्वात से n अपवर्तनांक वाले, कहां पर, n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है, n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है जिसमें प्रकाश की चाल v, आवृत्ति न्यू तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश है। कितनी है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश है, इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा, न्यू लैम्डा डैश। हमने बताया भाई, यहाँ से आप लिख देना एक लाइन में कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि तरंग दैर्ध्य, आयाम, दिशा परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से भाग कर दें भाई, 1 को 2 से भाग करने पर, 1 को 2 से भाग करेंगे, कैसे करेंगे, बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। ठीक, तो ये हो जाता है c अपान v बराबर न्यू अपान लैम्डा बटे न्यू अपान लैम्डा डैश। तो न्यू से न्यू कट जाएगा, यह हो जाएगा c अपान v बराबर लैम्डा अपान लैम्डा डैश। देखो भाई, जो c अपान v है, तरंग प्रकाशिकी के आधार पर अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चूंकि माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये किसके बराबर होता है, लैम्डा n के। तो यहाँ से c अपान v के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, n, इसलिए n बराबर हो जाता है लैम्डा अपान लैम्डा डैश।
लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। यहाँ से लैम्डा डैश की वैल्यू निकाले भाई, तो लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन एन, जहाँ लैम्डा डैश क्या है, माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, लैम्डा क्या है, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और एन क्या हो जाएगा, माध्यम का